ठीक हूँ, खुश हूँ, कहते कहते थक गया हूँ मैं जिंदगी की इस चकाचौंध में। अंधेरे सा थक गया, मुझे रहने दो इन अंधेरों में। अब मुझे वापस लाने की कोशिश ना करें। सुकून है इस गुमनाम नींद में, अब मुझे वापस जगाने की कोशिश ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संप्रभा। जैसा कि आप जानते हैं, संप्रभा का विधान सकारात्मकता से समाधान। आज हम बात करने जा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय हताशा, तनाव और अवसाद के बारे में। हताशा क्या है? हताशा एक तात्कालिक उदासी की भावना है जो हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अंदर होती है। लेकिन ये हताशा अगर भविष्य की चिंता का रूप धारण कर ले तो तनाव बन जाता है, और वो तनाव यदि लंबे समय तक कुप्रबंधित रहे तो वह अवसाद बन जाता है, जो एक सीरियस मूड डिसऑर्डर है। यहाँ हमें एक बात समझने की जरूरत है कि तनाव और अवसाद दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इनमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तनाव जो है वो तात्कालिक होता है, वहीं अवसाद दीर्घकालिक होता है। दीर्घकाल का होने के कारण इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसके कारणों पर अंकुश लगाया जा सकता है, और इवन हो जाने के बाद भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन उसके लिए आपको इससे संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में तनाव जो है वो मनस्थिति और परिस्थिति यानी स्टेट ऑफ माइंड एंड सिचुएशंस दोनों के बीच में सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण उत्पन्न होता है। यह एक मनस्थिति से उत्पन्न विकार है। वहीं जो अवसाद है वो एक बीमारी है, एक तरह से एक रोग है। तनाव हर बार एक रोग का रूप धारण करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तनाव से निपटने के लिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। निपटना यानी यहाँ तनाव को समाप्त करना नहीं होता। तनाव को समाप्त करके काम नहीं चलते, हमें तनाव का प्रबंधन करना होता है। इसीलिए तनाव के कुप्रबंधन की बात मैंने की। मैंने कहा कि तनाव के कुप्रबंधन को करने से अवसाद होता है। इन सब चीजों को गौर करने की जरूरत है। इसके बाद जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि कोरोना के चलते हम सब अलग हो गए, सामाजिक रूप से अलग हो गए, अपने मित्रों रिश्तेदारों वाले से अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं एकाकीपन महसूस होता है, जिस वजह जो भी एक तनाव का बड़ा कारण है। अब देखा जाए ना तो हताशा, तनाव और अवसाद तीनों के कारण लगभग समान है, यानी कि इनमें कोई कारणों में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन जब हमारी सोच ओवर थिंकिंग वाली हो जाती है, या हम किसी चीज को बारे में अधिक सोचने लग जाते हैं, किसी चीज को लेकर बैठ जाते हैं, तब ये तनाव अवसाद का उदाहरण कर सकता है। तो इस चीज से हमें बचने की जरूरत है। उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहें। जैसे कि मैंने बात की कि तनाव का कुप्रबंधन अवसाद का कारण बनता है। अब देखिए, तनाव का कुप्रबंधन अवसाद का कारण बनता है, इसका मतलब तनाव से अवसाद उत्पन्न हो रहा है, यानी तनाव अवसाद में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, इसके लक्षण क्या हैं, हम जानते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यह है कि जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है वो हर समय उदास रहने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में खुशी खत्म सी हो गई है, उसे ग्लानि अनुभव होती है, उसे जिंदगी जीने का मजा नहीं आता। बहुत सी चीजें हैं, उसे नींद कम आने लगती है, यानी बहुत ज्यादा आती है, या फिर आप यूं कह लीजिए उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसको भूख कम लगती है, ऊर्जा विहीन महसूस करता है। ये सब जो लक्षण है ये अवसादग्रस्त व्यक्ति के लक्षण है। अगर आप अपने किसी दोस्त में, किसी शुभचिंतक में ऐसे लक्षण महसूस करते हैं तो फौरन सपोर्ट करें उस चीज को और उसके समाधान के लिए जाएं। आइए अब भारत में अवसाद यानी डिप्रेशन से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन की संभावना अधिक पाई जाती है। भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता है। शहरों में हर 100 में से 3 नागरिक अवसाद में हैं। भारत में मानसिक विकृतियों से ग्रसित 85% व्यक्ति इलाज नहीं लेते हैं या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। 15 करोड़ से अधिक भारतीय
वर्तमान में मानसिक विकृतियों से ग्रसित हैं। 82% भारतीय अपने काम की वजह से तनाव महसूस करते हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सन 2018 में 10,159 विद्यार्थियों ने अवसाद की वजह से आत्महत्या कर ली। 10,349 लोगों ने आत्महत्या कर ली जो कि कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल से जिसके थ्रू आप किसी डिप्रेस्ड पर्सन की बातों से जान सकते हैं कि वह डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित है। प्रिया एक दिन खाना खाकर कुछ देर टहलने के लिए कानों में ईयरफोन लगाए पास के ही गार्डन में घूमने जाती है और घूमते हुए ही उसकी नज़र उसके खास दोस्त मुकुल पर पड़ती है। प्रिया मुकुल के पास जाती है। हे, हेलो मुकुल, तू यहाँ? अरे मुकुल, कहाँ खोया हुआ है? हाँ, अरे प्रिया, हेलो यार, तू यहाँ कैसे? ये सवाल तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। तुझे 4-5 दिन से कॉलेज भी नहीं आया, मुझे लगा तू घर गया होगा। और परसों मैंने तुझे कॉल भी किया था, तूने वो भी रिसीव नहीं किया। नहीं यार, थोड़ी क्या तबीयत ठीक नहीं है और फोन शायद यार वो साइलेंट पर होगा। अच्छा चल कोई ना, कल तो कॉलेज आएगा ना। अरे यार, क्या सोच रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, अरे नहीं यार, वो क्या हुआ, कल रात से नींद ठीक से नहीं आई तो वही थोड़ी आंख लग गई थी। अजीब है, खुली आंखों में कौन सोता है? अच्छा, तूने वो आंसर्स कंप्लीट किए जो हिस्ट्री वाले सर ने दिए थे? यार ये बर्ड्स भी ना कितने शोर करते हैं, इनसे थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हुआ जाता। अरे पक्षी की आवाज से तो दिल खुश हो जाता है पागल। एक तो तू है ना अपने यहाँ लेक्चर देना बंद कर। एक तो यहाँ दर्द से फटा जा रहा है सिर मेरा और इसका जो दिल खुश हुआ पड़ा है। सॉरी यार, मुझे लगता है तेरी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। चल चलते हैं, तू आराम कर और मैं तुझे तेरे रूम पर छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। मुकुल को इतना गुस्से में तो पहले कभी नहीं देखा यार। क्या हो गया इसे? किसी बात का तनाव तो नहीं? ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मुझे मुकुल के बड़े भैया को फोन करके उसकी इस कंडीशंस के बारे में बताना चाहिए। तो इस उदाहरण से हमने जाना कि असामान्य चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध आना या जीवन से रुचि खत्म होना, सिर दर्द होना, नींद कम आना, ऐसे कुछ अवसाद के लक्षण हैं। अगर हम अपने किसी करीबी जन में ऐसे लक्षण देखते हैं तो यह अवसाद हो सकता है, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमें जाना चाहिए। अवसाद के समाधान की बात करने से पूर्व कुछ भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि शारीरिक व्यायाम करने मात्र से अवसाद को दूर किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मतलब इसका ये बात आंशिक रूप से सत्य है। जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो निश्चित रूप से तनाव को कम करती हैं, लेकिन जो तनाव है वो शारीरिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल शारीरिक गतिविधियां अपने आप में तनाव का हल नहीं है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप यौगिक क्रियाओं को अपनाएं, जिसमें ध्यान का विशेष महत्व होता है। हम यौगिक क्रियाएं केवल शारीरिक मुद्राएं मात्र नहीं है, इसमें श्वास पर ध्यान लगाने का विशेष महत्व होता है, जो कहीं ना कहीं सकारात्मकता को प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर आप में आपके किसी दोस्त में डिप्रेशन के लक्षण हैं तो अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, अपने किसी सपोर्टर की सहायता लें। और बहुत सी बातें जो हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। हम स्वयं को बदलने से शुरुआत कर सकते हैं। हम स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात कर सकते हैं, स्वयं की सोच परिवर्तित करने की बात कर सकते हैं। हम पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये बात आपको समझनी होगी। तभी तनाव का उचित प्रबंधन या अवसाद का उचित प्रबंधन संभव है। सब कुछ आपके हाथ से नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप खुद को एक आदर्श के रूप में स्थापित करें। जैसा कि गांधी जी का भी विचार था कि आप स्वयं वो परिवर्तन बने जो आप दुनिया में लाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। कई बार व्यक्ति में शारीरिक या मानसिक अक्षमता पाई जाती है, वह अपने हम उम्रों की तुलना में कमजोर होता है। ऐसे में उस व्यक्ति को तनावग्रस्त होने से बचाने के लिए परिवार व समाज को उसका सहयोग करना चाहिए। परिवार की परिस्थितियां भी तनाव से मुक्ति पाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः परिवार के
एक सदस्य होने के नाते या अगर आप अभिभावक हैं तो इस रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा ना हो। आपके बच्चों व परिवार के साथ समय बिताएं, सबकी रुचियों को समझें और उनका सहयोग करें। साथ ही हम पर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें नकारात्मक लोगों व उनके विचारों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो हमें सही तरह से गाइड कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। स्कूल या कॉलेज का वातावरण भी तनाव को कम कर सकता है। शिक्षकों और प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में अनुशासन के साथ साथ लचीलापन हो, शिक्षकों का सपोर्ट हो, खुले वातावरण और बच्चों की एक्सप्लोरेशन की आजादी हो, बच्चों को एक्सप्लोरेशन की आजादी हो। तनाव से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज है अपने मन की सुनना। ऐसा कुछ करें जो आपको पसंद है, जैसे लिखना, गाना, डांस, ड्रामा, कुकिंग या और भी कुछ। और आजकल के वर्तमान उपलब्ध सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करके आप इनको प्रोफेशनल डायमेंशन दे सकते हैं। अपना एक मेंटर चुनें जो आपको आपकी परिस्थितियों में गाइड कर सके। वह मेंटर वास्तविक भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, जैसा कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जैसा आप सोचोगे वैसी ही परिस्थितियों को न्योता दोगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, मस्त रहें और अपनी नीयत साफ रखें। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपना बिना किसी डॉक्टर के क्लिनिकल ट्रीटमेंट के तनाव से छुटकारा पा सकते हैं और इस खूबसूरत रोमांचक दुनिया का फिर से जी खोल कर मजा ले सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए और जुड़े रहिए संप्रभा के साथ। चलते जाना, चलते जाना। कंटक पथ पर दृढ़ निश्चय तुम, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। चाहे निर्जन वन हो फिर घोर अंधेरा, चाहे हो चांद या सूरज का पहरा, देख मुसीबत तुम न घबराना। तुम बस आगे चलते जाना, तुम बस आगे चलते जाना। अंत में यही कहना चाहूंगा, समुद्र से भी जो खींच लाए पानी, समुद्र से भी जो खींच लाए पानी, ऐसे दमदार बादल बनो तुम। कुछ भी नहीं है असंभव इस जहां में, कुछ भी नहीं है असंभव इस जहां में। संभव करने के लिए पागल तो बनो तुम, संभव करने के लिए पागल तो बनो। जल्द मिलते हैं एक और सकारात्मक विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आपका दिन शुभ हो।